नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस वीडियो में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के हमने जो 2 पार्ट्स अभी तक किए हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो इसी तरह से आज उसका ये पार्ट 3 है जिसमें और हम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के डिस्कस करेंगे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से जो रिलेटेड है, ताकि आने वाली किसी भी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सके। क्योंकि देखिए, वो दोनों पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार हम सब जानते हैं कि क्या होता है कि कुछ स्टेट एग्जाम्स में देखें तो क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हो जाते हैं। उन पार्ट्स को भी अगर आपने देखा होगा तो इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होंगे तो जल्दी आप उनको ठीक कर सकते हैं ना। कंटिन्यू अपना अभ्यास बनाए रखिए। चलिए देख लीजिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है कि अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको फ्री क्विज हो गया, फ्री वीडियोज़ हो गया इस तरह की, और आप देखेंगे कि कुछ पिक्चर्स के साथ आपको अच्छे से वहाँ पर स्टडी कराई जाती है, ताकि अगर आप ऐसा पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो उसके थ्रू भी अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न क्या है कि निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। तो इसमें कौन सा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा। देखिए पहले क्या क्या ऑप्शन दिए गए, जैसे मीथेन दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया गया है, जलवाष्प दिया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों है, यहाँ ध्यान दीजिए कि जो ट्रोपोस्फियर है ना हमारा, यहाँ पर ट्रोपोस्फियर किसकी, क्षोभ मंडल की बात कर रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया कि कहाँ पर क्षोभ मंडल आएगा या फिर कहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर आएगा, जो भी सारे मंडल हैं मैंने उनके बारे में बताया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ट्रोपोस्फियर जो है इसमें ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जैसे जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। किसके कारण से, जो है कौन सी ऐसी गैस है ग्रीन हाउस गैसों में जिसके कारण ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, तो कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था। तो एम मोलिना, जोसेफ फरमन, इसके बाद GW केंट मूर है, मार्क्स रिक्स है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, ऑप्शन सी, यानी कि GW केंट मूर जो है जिन्होंने ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जैसे इसमें ऑप्शंस क्या दिए, 15 अगस्त, 16 सितंबर, 24 अक्टूबर, 1 मई। तो कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए, यानी कि देखेंगे आप 16 सितंबर को, माफ़ी चाहती हूँ, ऑप्शन बी है 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे देखना है हमें कि वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, और वर्ष 1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। और वर्ष 2020 के विश्व ओजोन दिवस का मुख्य थीम था ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स फॉर ओजोन लेयर्स प्रोटेक्शन। ठीक है, अब आप हमें बताइए कि 2021 या 22 का जो भी आपको यहाँ पर पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 2021 या 22 का जो थीम है ओजोन दिवस को लेकर वो क्या होगी या क्या है। अगर आपको पता है 2021 या 22 में से किसी की, तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण कारण हो सकता है यकृत कैंसर का, मस्तिष्क कैंसर का, मुख्य कैंसर का, त्वचीय कैंसर का। तो इसमें इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि त्वचीय कैंसर का परावैंगनी विकिरण जो है वो सूर्य से आने वाला जो हानिकारक हमारा अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उसका, त्वचीय कैंसर उसका मुख्य कारण हो सकता है उससे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको ऐसे समझना है कि जो सूर्य से आने वाली जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे त्वचा में कैंसर होने का खतरा रहता है। अधिक समय तक सूर्य के जो अल्ट्रावायलेट विकिरण के शरीर पर पड़ने पर DNA में आनुवांशिक उत्परिवर्तन हो सकता है जो त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट है हमारा ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। कथन ए है ये। कारण आर क्या कहता है? ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। और आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आर क्या कहता है? ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करता है। ये बिल्कुल सही है। इसको देखिए ऐसे समझना है कि जो ओजोन परत है सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो अर्थ पर यानी कि पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। इसलिए ओजोन परत के अभाव में पृथ्वी पर सूर्य की परावैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है इसका से जो जैविक जीवन को अत्यधिक क्षति पहुंचेगी। और इसी दृष्टि से क्या है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या यहाँ पर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? रूसी टीम ने, जर्मनी टीम ने, या फिर अमेरिकन टीम ने, या फिर ब्रिटिश टीम ने? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ब्रिटिश टीम ने। 1985 में आप देखेंगे टोटल ओजोन मैपिंग स्ट्रैक्टोमीटर की मदद से, किसकी मदद से? स्ट्रैक्टोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था। कब पता लगाया गया था? 1985 में। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा पठार, पूर्वी पठार पर, पश्चिमी पठार पर, छोटा नागपुर पठार? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिमी घाट पर। देखिए जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का जो विस्तार है आप देखेंगे कि पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है, यानी कि मैक्सिमम प्लांट डाइवर्सिटी की बात कर रहा है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, शीतोष्ण आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। मैंने कल की वीडियो में भी आपको अच्छे से समझाया है, जाके देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए यहाँ पर किसकी बात करें? पादप विविधता किस जो है वो वनों में अधिकता पाई जाती है? तो देखेंगे ऑप्शन डी, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है वो वायु में पादपों की संख्या सर्वाधिक होती है। इनमें कई तरह की पादपों की प्रजातियां स्पाइसीज जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यद्यपि इस वायु में सभी क्षेत्रों में पौधों का जीवन रूप और उनकी संरचना में समता पाई जाती है, लेकिन उनके पादप प्रजातियों में संगठन में पर्याप्त विषमता भी मिलती है। आप देखेंगे कि ये जो वायुम पादप और प्राणियों के विकास और वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं यहाँ पर प्रदान करता है, क्योंकि इसमें वर्ष भर क्या होती है? उच्च वर्षा और तापमान बना रहता है। इसीलिए यहाँ पर देखेंगे पादप विविधता यानी कि प्लांट डाइवर्सिटी मैक्सिमम पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर? देखिए पेड़ पौधे और जंतुओं की सर्वाधिक विशेषता है क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की, ठीक है, इसका सवाना की, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की। द मोस्ट डाइवर्स फीचर्स ऑफ ट्री प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है? पेड़ पौधे और जीव जंतु की सर्वाधिक विविधता विशेषता क्या है इन कथनों में से? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। समझिए कि पेड़ पौधे और जंतुओं की जो सर्वाधिक विविधता होती है ना, वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में ही पाई जाती है। ये भी ऊपर भी एक चीज़ बताइए आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन, रेगिस्तानी झाड़ियाँ। तो इसमें क्या है कि किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि देखिए ऐसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। क्लियर है? इसको ऐसे समझना होगा कि जो हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ये वायु भूमध्य रेखा के निकट होते हैं और 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत होते हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा वायुम है जो पृथ्वी के धरातल पर लगभग 8% भाग घेरे हुए है। ये वायुम पृथ्वी के आधे से अधिक वनस्पति जात और प्राणी जात को संजोए हुए है। यहाँ वर्षा पूरे वर्ष भर होती रहती है। अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता के कारण चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष यहाँ पर उगते हैं। और आप देखेंगे कि वनस्पति जीवन में इतनी विविधता पाई जाती है कि इसमें क्या होता है कि 1 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षों की संख्या लगभग 200 से अधिक प्रजातियां आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं।
और यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी कीटों की प्रजातियों में लगभग 70 से 80% उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में ही मिलती हैं। और पशु जीवन यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, उसमें काफ़ी भिन्नता है। इसमें भूमि पर और वृक्षों पर रहने वाले दोनों जीव शामिल होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है तो जाके इन सभी वनों के बारे में डिफरेंस जानिए। हमारी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, आप उनको जाके अच्छे से देखिए, पापा वीडियो वगैरह को, ताकि आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर सकें और पता कर सकें कि किसमें कौन से जो विशेषता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम पाई जाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्न में से भारत में निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? कांजीरंगा, साइलेंट वैली, सुंदरवन, इसके बाद हिमालय की तराई। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी कि सुंदरवन जो है वो मैंग्रोव वनस्पति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आप समझिए यहाँ पर ऐसा क्यों बोला गया है। मैंग्रोव वन के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए मैंग्रोव वन में मुख्यतः वनस्पतियाँ कौन कौन सी जैसे पाई जाती है वो देखिए। यहाँ पर किसकी बात करें? सुंदरवन में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ज्वारीय वन जो होते हैं हमारे, जिनको हम कहते हैं मैंग्रोव वन, ठीक है, डेल्टा प्रदेशों और समुद्रों के ज्वार वाले भागों में होते हैं। इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है और यहाँ के वनों में सुंदरी वृक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है? तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गोवा, या यहाँ पर देखिए क्या है? चंद्रताल है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि गोवा में संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र पाए जाते हैं। इसमें गोवा का जो चारों द्वीप है ना, आप नेट पे देखिएगा इसको, चारों द्वीप है वो पूरी तरह से संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, यानी कि एशिया में। देखिए उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है ना, उनको मानसूनी वन भी कहते हैं और यह साधारणतः आप देखेंगे कि भारत, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। और इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती, जो वर्ष में एक बार पत्तियां गिराने वाले होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं? आप समझ गए कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा विस्तार अधिक एशिया में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक सूची 1 दी गई है, दूसरी सूची है उष्णकटिबंधीय वन, सुंदरवन, शंकु वृक्ष वन, हिमाचल, कक्ष वनस्पति, राजस्थान, पतझड़ वन, साइलेंट वैली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। कैसे? देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जो उष्णकटिबंधीय वन है ना वो क्या है? देखिए साइलेंट, यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय वन, साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष वन, हिमाचल प्रदेश। देखिए इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए कक्ष जो वनस्पति है वो सुंदरवन, अभी मैंने आपको बताया था। इसके बाद पतझड़ वन, राजस्थान। क्लियर हो गया है? इसी तरह से यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। ये ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कह रहा है कि उड़ीसा तट, कथन ए क्या है इनका? उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कारण आ क्या कहता है? महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से हमें सही उत्तर चुनना है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर क्या है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, कुछ इस तरीके की चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर देखना है कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है। ओडिशा तट आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। ठीक है, यहाँ चक्रवातों के आने की बारंबारता अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए कारण ए सही था। कथन आपका ए सही था। मैंग्रोव वन चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं और इसी वजह से यहाँ पर कारण भी आपका दूसरा जो है वो सही दिया गया था आर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या है हमारा? भीतरकनिका मैंग्रोव्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, यह वंशधारा और सुवर्ण नदियों के डेल्टा में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। दूसरा कथन कह रहा है इनमें से अब बताना है हमें कि कौन सा जो है वो कथन सही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2, मतलब दोनों सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन से जो है वो दोनों सही है या नहीं, विचार करना है हमें। तो दोनों सही नहीं है, तो क्यों? ऐसे देखिए समझिए, जो भीतरकनिका गरान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। ये एक रामसर स्थल भी है, जिसके 2002 में जिसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो ठीक है, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? वन नवीकरणीय संसाधन है। कथन ए कह रहा है वन नवीकरणीय संसाधन है। कारण आर कह रहा है यह पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है हमें।
चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए, जो नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद फिर से उपयोग में लाए जा सकते हैं। अतः वन एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इनके एक बार संपोषित दोहन के बाद इन्हें पुनः दोहन किया जा सकता है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। कथन ए क्या कह रहा है, प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कारण आर क्या कहता है, किसी वास्तविक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। नीचे कूद दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए जो है वो ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो विकास के चरण के आधार पर आप देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को निम्न समूहों में विभाजित जो है वो किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज हो गया, इसके बाद आप देखेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज हो गया, आरक्षित संसाधन यानी कि रिजर्व रिसोर्सेज हो गया। तो वास्तविक साधन वे होते हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया हो या उनकी मात्रा और गुणवत्ता का पता लगाया गया हो और जिनका वर्तमान समय में भी प्रयोग किया जा रहा है। किसी वास्तविक संसाधन का विकास उपलब्ध प्रौद्योगिकी और लागत पर निर्भर करता है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, एक्चुअल रिसोर्सेज यानी कि वास्तविक संसाधनों की। ठीक है, यहाँ पर वही चीज बोली गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, एल्यूमिनियम हरी धातु है, वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी दिया नहीं गया है, एक्चुअली थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करती, चलिए यहाँ पर एक तरीके से लिख देती हूँ। ऑप्शन डी जो इसका होगा वो देखिए क्या होगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ए क्या है, कथन जो है इसका ए वो सही है लेकिन आर जो इसका कारण है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ कह रहा है कि ए कथन सही है लेकिन आर उसका कारण गलत है। दैट मीन्स कि एल्यूमिनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण ही हरी धातु कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि एल्यूमिनियम का लकड़ी के स्थान पर प्रयोग नगण्य ही होता है और एल्यूमिनियम को हरी धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नवीकरणीय योग्य हो जाने वाले गुण के कारण यह पुनः उत्पादन की प्रक्रिया में ऊर्जा की काफ़ी बचत करता है। क्लियर हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहता है। ये कथन ए है। कारण आर क्या कहता है कि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है और नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों कथन सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए भारत में जो वन क्षेत्र का ह्रास है ना, वो भारत में जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहता है। यही कथन पहला कह रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण वन क्षेत्र पर भी दबाव पड़ता है। कृषि, आवास, नगरीकरण, उद्योग आदि के कारण वन क्षेत्रों को काट दिया जाता है और वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। देखिए सामान्यतः विकासशील देशों में क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि के साथ वन क्षेत्रों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं होता। पर्यावरणीय जागरूकता एवं वन क्षेत्रों के प्रति संवेदनशीलता के कारण विकसित देशों में वन क्षेत्रों में प्रायः वृद्धि देखी जाती है। हालांकि अधिकांश देशों में जनसंख्या वृद्धि और वन क्षेत्र को दुष्प्रभावित ही करती है। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का मेन जो कॉज है वो क्या है, सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं, औद्योगिक विकास या कृषि विकास। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, औद्योगिक विकास। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो वन ह्रास का मुख्य कारण होता है। ठीक है, क्यों, देखिए भाई वनों को काटकर नगरों की स्थापना की जा रही है, लकड़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन किया जा रहा है, खाली हो रही भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, औद्योगिक विकास जो है वो वन ह्रास का मुख्य कारण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है आज का, भारत में निम्नलिखित में से कौन वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है, विजयवाड़ा, चंडीगढ़, शिलोंग और वालपराई। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वालपराई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनागत क्षेत्रफल होना चाहिए, यानी कि यहाँ कह रहा है टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट द एरिया अंडर द फॉरेस्ट शुड बी 10%, 23%, 33% एंड देन 53%। तो विच वन इज करेक्ट, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 33% क्षेत्रफल होना चाहिए।
चलिए आगे देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जो आई थी, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, संरक्षित वन हो गया, ग्राम वन हो गया। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो है वन का संवर्ग नहीं है। समझिए कैसे, जो 1952 में हमारी राष्ट्रीय वन नीति आई थी उसके अनुसार वनों को कुछ रूपों में जो है वो वर्गीकृत किया गया था, जैसे संरक्षित वन हो गया, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि यानी कि ट्री लैंड्स। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी, यानी कि 1/3। ठीक है, 1/3 जो है वो राष्ट्रीय वन नीति में भारत के 1/3 भौगोलिक क्षेत्र में मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्र के 1/3% पर वन रखने का लक्ष्य रखा गया है। करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है, ट्री कवर इज मैक्सिमम इन पूर्वी दक्कन, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में या पूर्वी घाट में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, यानी कि पूर्वी दक्कन में वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। देखिए भारत में जो रिपोर्ट आई थी, वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के 14 फिजियोग्राफिक जो क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण क्रमशः मध्य उच्च भूमियाँ, पूर्वी दक्कन, पश्चिमी घाट और पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी तट और पश्चिमी हिमालय और उत्तरी मैदानों क्षेत्रों में है। तो इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? पूर्वी दक्कन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में सघन वनावरण का प्रतिशत है लगभग 8%, लगभग 10%, या फिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लगभग 12% है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है अंडमान एवं निकोबार तट पर, आंध्र प्रदेश तट पर, गुजरात तट पर या उड़ीसा तट पर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात तट पर। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? गुजरात तट पर। ठीक है, आप देखेंगे कि जो ये इसमें देखेंगे मैंग्रोव जो राज्य या संघीय क्षेत्रों का क्रम जो है वो इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार एवं आंध्र प्रदेश। और मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास अधिकांशतः तटों के सहारे ही होता है, तो ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी मछली है स्टोनफिश, व्हेल, शार्क, मार्लिन या हिल्सा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि व्हेल शार्क जो है भारत की सबसे बड़ी मछली है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखेंगे कि व्हेल शार्क भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है। तो याद रखिएगा कि ये 50 फीट तक लंबी हो सकती है। व्हेल शार्क स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के तट पर प्रवास करती है, लेकिन प्रत्येक वर्ष मार्च से मई के महीने के दौरान बड़ी संख्या में व्हेल शार्क कहाँ आती है? भारत के गुजरात तट पर आती है। यह समय व्हेल शार्क की गर्भावधि है। गुजरात तट पर आने वाली इन व्हेल शार्कों की सुरक्षा के लिए 2004 में एक कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। पगमार्क जो है पदचिन्ह यानी कि तकनीक का प्रयोग किया जाता है वनों में पक्षी का अवलोकन करने में, दुर्लभ वन्य जंतु के वध स्थल में प्रजनन के लिए, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, या फिर देखेंगे कि वन्य जंतुओं में गोदने के लिए, ताकि एक स्पीशीज का, ध्यान दीजिएगा, ताकि एक स्पीशीज का दूसरे से भेद किया जा सके। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए विभिन्न जो वन्य जंतुओं की संख्या है ना, उनके आकलन के लिए पगमार्क यानी कि एक पद चिन्ह जो है उसका प्रयोग किया जाता है इस तकनीक में पशुओं के पद चिन्हों की संख्या के आधार पर विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या का आकलन किया जाता है। वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। इसमें क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, वर्ष कब किया गया था? 1972 में पारित किया गया था। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। तो देखिए इसको ऐसे समझना है कि जो वन्य जीव यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, दैट मीन्स वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। वन्य जीवों की तस्करी, उनके अवैध शिकार से रक्षा, प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। और इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं थी, जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्र वन सूची डिजाइन के अंतर्गत सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया है। 5 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष या 10 वर्ष किया गया है। तो इस प्रश्न का 2017 में जब ये प्रश्न आया था तब उस वर्ष में क्या हुआ था? 5 वर्ष के लिए इसको जो है घटाकर कर दिया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, पश्चिम बंगाल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या दिया गया है? 1959। तो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अभी मैंने आपको समझाया था ऊपर, 1972 का जो अधिनियम है वो किस संरक्षण की बात कर रहा है? वन्य जीव संरक्षण की। क्लियर है? चलिए, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें क्या कह रहा है कि कब अधिनियमित, इसमें वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया है? अभी भी मैंने आपको बताया था इसमें, तो ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि 1980 है। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित की बात कर रहा है, तो 1980 होगा ये। ठीक है, इसमें देखिए 1980 क्यों कह रहा है कि जो भारत में वन संरक्षण 1980 को संसद द्वारा 27 दिसंबर 1980 को अधिनियमित किया गया, यद्यपि इसे लागू होने की तिथि 25 अक्टूबर 1980 है। चलिए, वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है हैदराबाद में, आप देखते हैं दूसरा नैनीताल में, इसके बाद आप देख रहे हैं सोलन में, फिर है देहरादून में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि देहरादून में। उत्तराखंड के देहरादून जिले में वर्ष 1906 में, ध्यान दीजिए 1906 में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, ये एक इस प्रकार का सबसे पुराना संस्थान है। वर्ष 1990 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं अब हम। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके के विरुद्ध था? जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, वन कटाई के, या सांस्कृतिक प्रदूषण के। मैंने कल ही आपको वीडियो में बताया था, ये वन कटाई के विरुद्ध था चिपको आंदोलन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, देख लेते हैं। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को, उपयुक्त सभी को। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये किसको दिया गया है? देखिए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी को राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार इन सभी को ध्यान में रखकर शैक्षिक शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, वन जीव संरक्षकों, इन सभी को दिया गया है। चलिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है, कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। देखिए, राष्ट्रीय पादप जो आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर पौधों के आनुवांशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी होगी जो मैं आपको बता रही हूँ, ताकि एग्जाम्स में अगर कुछ इस तरह की चीज़ें रिपीट होती हैं तो हम वहाँ पर गलती ना करें। तो इसके लिए आप निरंतर अभ्यास करते रहिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन जानवर है? शेर, ज्वाइंट पांडा, इसके बाद इसमें क्या दे रहा है? शेर, ज्वाइंट पांडा, हॉर्नबिल, और फिर है आपका सफ़ेद भालू। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ज्वाइंट पांडा। देखिए, यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात की जा रही है, तो इसके बारे में हमें जानना होगा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है WWF ने 1961 में, किसने? WWF ने 1961 में अपनी स्थापना से ही संगठन के प्रतीक चिन्ह के रूप में ज्वाइंट पांडा को अपनाया है। इसका वैज्ञानिक नाम एलिरुपोपोडा मेलानुलियोसा है। ठीक है, इसका निवास स्थान मुख्यतः शीतोष्ण, चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों में मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई, तो WWF यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखिए क्या है अगला प्रश्न। निम्नलिखित देशों में से किसने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो ये कहाँ पर है आप देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर अगर क्या होगा। मालदीव दिया है, नेपाल दिया है, भूटान दिया है और अफगानिस्तान दिया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि भूटान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भूटान हो जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा आज का। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है हमें। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना वर्ष 1961 में हुई। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदन वन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपोनोसीमिएसिस रोग रहा है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी मित्र कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। क्लियर हो गया है। तो देखिए अभी मैंने इसमें जैसे यूकेलिप्टस के बारे में पढ़ाया था, जो कल का वीडियो हमारा सेकंड पार्ट था, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ देखते ही समझ गए होंगे। अगर कोई नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसको समझिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा हमारा करेक्ट है। देखिए तीसरा क्यों गलत है, क्योंकि देखिए यूकेलिप्टस वृक्ष जो है वो पारिस्थितिकी मित्र नहीं कहा जाता है, बल्कि इसको पारिस्थितिकी का शत्रु कहा जाता है। क्योंकि यूकेलिप्टस वृक्ष जो है वो आतंकवादी उसका शत्रु कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी ये रहता है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोख लेता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र
मित्र नहीं है बल्कि उसका शत्रु कहलाता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था। देखिए ओल्ड डाटा है लेकिन हमें देख लेना है, इसको प्रश्न आया है इस तरह से। देखिए ये जो ओल्ड डाटा के साथ भी आपको मैं यहाँ पर दे रही हूँ, उसका कारण सिर्फ इतना है कि आप समझें कि इस तरह से भी प्रश्न जो हैं आपसे पूछे गए हैं, तो ऐसे प्रश्नों को इग्नोर नहीं करिए और इन्हें, जैसे आपको अगर कोई चीज़ नहीं पता चलती है यहाँ पर, तो इसे अपडेट भी करते रहिए साथ साथ में, ताकि बाकी लोग भी इसे सीख सकें। जैसे यहाँ पर आप हमें बता दीजिएगा कि बाघ शिखर सम्मेलन 2010 की बात करा है विश्व में, अभी वर्तमान में कहाँ हुआ वो भी बता सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या, बैंकॉक, नैरोबी, नई दिल्ली में या पीटर्सबर्ग में। तो कहाँ पर हुआ है 2010? पीटर्सबर्ग में हुआ है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा इसका करेक्ट। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आप देखेंगे भारत में स्थापित पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है। उसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ पर वर्ष 1973 में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो एक ही प्रश्न के साथ आपको क्या चीज़ पता चली कि 1973 में इसी में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है, तो कर्नाटक स्थित जो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क है ना, उसमें मैसूर से 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये कोडागू और मैसूर जिले तक फैला एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? चलिए, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कस्तूरी मृग से संबंधित है, गोल्डन ओरियोल से संबंधित है, येलो थ्रोटेड मार्टन से संबंधित है या फिर हागुल या कश्मीर स्टैग से संबंधित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि हंगुल या कश्मीर स्टैग से संबंधित है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर देख लीजिए 1981 में हुई थी। ठीक है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। यह उद्यान जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है। यूँ तो कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल और येलो जो थ्रोटेड मार्टन तीनों ही दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं, लेकिन दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से हंगुल या कश्मीर स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल लाल हिरण की एक ही उपप्रजाति होती है जो केवल कश्मीर में ही पाई जाती है। क्लियर हो गया है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य है। दैट मीन्स यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो लार्जेस्ट नंबर में है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम। देखिए आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी। यहाँ पर किसकी? वन्यजीव अभयारण्य की बात कर रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर रहा है। तो देखिए ये तो यहाँ पर कह रहा है कि संख्या में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। लेकिन पूरे भारत में आप देखेंगे वर्तमान में 103 राष्ट्रीय उद्यान है और 544 वन्यजीव अभयारण्य है, जिसमें मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए अब हम इसी तरह से करंट के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो यहाँ पर चीज़ें ऐड भी करते रहेंगे। और अगर आपको कोई चीज़ जैसे आपको पता है यहाँ पर ऐड ऑन की जा सकती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वो करेक्ट होगा तो हम आपको उसमें यस और नो का रिप्लाई कर देंगे ताकि बाकी लोग भी आपसे सीख सकें। चलिए आगे देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके नेशनल पार्क्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्टेट्स दिए गए हैं। जैसे कि इसमें देखिए क्या दिया गया, बांदीपुर, यहाँ पर क्या होना चाहिए? कर्नाटक। ठीक है, इसके बाद राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके आगे उत्तराखंड लिखा है, सिमलीपाल के आगे उड़ीसा लिखा हुआ है। फिर आप पिन वैली देखेंगे, इसमें पिन वैली के आगे यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपका पिन वैली जो है, जो कि जम्मू कश्मीर में नहीं है। यहाँ पर देखिए काफ़ी मिसिंग हो गया है। ये पिन वैली जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है बल्कि कहाँ पर है देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, ये गलत है। बाकी के देखिए ऑप्शंस ठीक है कि बांदीपुर कर्नाटक में, राजाजी उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में। जबकि आप देखेंगे कि जो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में है। कहाँ पर? लाहौल और स्पीति जिले में हिमाचल प्रदेश के अवस्थित है। चलिए देखते हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ पर? कनाडा में, कोलंबिया में, केन्या में या फिर हम देखते हैं कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है,
चलिए अब हम देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। आप देखेंगे जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का फर्स्ट नेशनल पार्क है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? येलो स्टोन नेशनल पार्क की स्थापना 1872 में की गई थी। यह पार्क यूएसए के व्योमिंग, मोन्टाना और इडाहो राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, और इसे क्या है कि ओल्थ फेथफुल जो गीजर है इसी नेशनल पार्क में स्थित है। इसके अतिरिक्त ग्रैंड कैनियन भी यहीं पर स्थित है। देखिए एक ही चीज़ के साथ आपको कितनी सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, तो पॉज करके चाहे तो उसके नोट्स बना सकते हैं ताकि रिवीजन में वो चीज़ आसान हो सके। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भीतरकनिका, इसके बाद सुंदरबन, गहीर माथा, मन्नार की खाड़ी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि मन्नार की खाड़ी। देखिए मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, ये तमिलनाडु में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। देखिए इस तरह के प्रश्नों को वर्ष दे दिए जाते हैं और उन्हें मैच द फॉलोइंग के साथ बोला जाता है मिलाने के लिए, तो ध्यान रखिए इन चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पश्चिम बंगाल। ये जो पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे कि जो बुक्सा बाग परियोजना है दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित है और 1986 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं अब हम। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है मुंबई में, लखनऊ में या फिर नई दिल्ली में या फिर क्या कह रहा है एंड जो अपना आखिरी ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि बेंगलुरु में है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि न्यू दिल्ली में है। देखिए न्यू दिल्ली में आप देखेंगे चिड़ियाघर जो है दिल्ली को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था और इसमें देखेंगे कि इसी उद्यान को राष्ट्रीय जैविक उद्यान लिखा है। संभवतः इसी कारण प्रश्न में जो राष्ट्रीय जैविक उद्यान और इसका जो इंग्लिश में नाम दे रहे हैं जैसे कि इसको क्या बोलते हैं नेशनल बायोलॉजिकल पार्क जो है नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन किया गया है और इसीलिए आप देखेंगे कि इस उद्यान की आधिकारिक वेबसाइट पर इनका हिंदी नाम राष्ट्रीय प्राणी उद्यान या और इंग्लिश में हम देखते हैं इसका नाम वहाँ पर दिया जाता है नेशनल जोलॉजिकल पार्क दिया जाता है। क्लियर हो गया है। चलिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका देखिए ऑप्शन डी यानी कि सिमलीपाल जो है राष्ट्रीय उद्यान वो मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? ये ओडिशा के मयूरभंज जिले में है। तो ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ पर है इसको मैं लिख देती हूँ, ये ओडिशा के मयूरभंज जिले में है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, कब स्थापित हुआ था? 1980 में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अब हम। निम्नांकित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है यहाँ पर? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस सर्दियों में प्रवास करते हैं। ये स्थान साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्रकृति निवास माना जाता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है आज का अपना अगला प्रश्न कि यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई, सूची 1 और सूची 2। दाचीगाम आंध्र प्रदेश, पापीकोंडा जम्मू कश्मीर, सरिस्का राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा कि जो सही सुमेलित है हमें वो बताना है नीचे। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है उसके लिए हमें समझना होगा यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर कैसे समझेंगे इसको। ऑप्शन बी जो है वो तो चलिए इसका आंसर है। चलिए एक और इस तरह से इन्होंने कैसे मिलाया ये देखिए। दाचीगाम जो वो नेशनल पार्क है वो हमारा जम्मू कश्मीर में, इसको मैं रफ करती हूँ ऐसे समझिए। दाचीगाम हमारा जम्मू कश्मीर में है, पापीगोंडा जो अकोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश यानी कि तेलंगाना में है। ठीक है, फिर आप देखेंगे सरिस्का राजस्थान में है। कहाँ पर है राजस्थान? देखिए इसी के सामने बांदीपुर भी कर्नाटक में है। क्लियर हो गया है। ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं देखिए कई बार। आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है, निरंतर वीडियोस को देखते रहना है। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम में सबसे बाद के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पार्क के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। साइलेंट वैली, देखिए ये सब जो दिए गए हैं ना इनके पहले हम नाम जैसे ईयर देख लेते हैं, इनका स्थापना वर्ष क्या कह रहे हैं। जैसे आप देखेंगे साइलेंट वैली का क्या था स्थापना वर्ष 1984 था। इसके बाद जिम कॉर्बेट का आप देखेंगे तो जिम कॉर्बेट का 1936 था। वहीं आप देखते हैं काजीरंगा का जो स्थापना वर्ष है वो कब से कब था? 1974 था। वहीं आप कान्हा का देखते हैं जो कान्हा नेशनल पार्क है 1978 था। तो अब देख लीजिए इनका क्रम क्या होगा इसमें। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़िए। अब निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बेताला राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। बाकी के देखिए जरा नजर डाल लेते हैं। जो हमारा अंशी राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान हमारा है झारखंड में, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें सूची 1 में आपको नेशनल पार्क्स दिए गए हैं, सूची 2 में आपको इसके स्टेट्स दिए गए हैं। जैसे इटांकी का झारखंड दे रहा है, वेताला तमिलनाडु, सिरोही नागालैंड, गुइंडी मणिपुर दे रहा है। तो इसमें सही हमें चूज़ करना है कि कौन जो है वो राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्टेट में अवस्थित है, क्योंकि यहाँ पर तो सारे हो सकता है मिसमैच दिए गए हों या फिर करेक्ट दिए जा सकते हो, मे बी कुछ भी हो सकता है। तो इसमें देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप देखेंगे कि जो इंटांकी है हमारा, इंटांकी बेसिकली ये जो है वो है आपका नागालैंड में है। चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं। इंटांकी का है नागालैंड में है। फिर आप देखते हैं जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका झारखंड में है, बेताला। इसके बाद आप सिरोही कहाँ देखते हैं कि सिरोही कहाँ पर है, पहले देखिए गुइंडी जो है वो है तमिलनाडु में आपका। ठीक है, अब आपका क्या बचता है इसमें, सिरोही कहाँ पर है? मणिपुर में है। क्लियर हो गया है? चलिए तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए। ए का पहले क्या यहाँ पर दे रहा है, तीसरा दे रहा है, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। इस तरह से देखा करिए सारे मैच करने के बाद। तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न आज का हमारा? यहाँ पर भी 2 सूचियाँ दी गई हैं। सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान और सूची 2 में मुख्य उसके पशु मेन एनिमल्स दिए गए हैं। जैसे काजीरंगा का दिया गया है सामने बाघ, गिर का क्या दिया गया है हाथी, सुंदरबन का लॉयन दिया गया है, पेरियार का गैंडा दिया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी। देखिए ऐसे समझना है इसको हमें। यहाँ पर देखिए काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसका मुख्य संरक्षित वन्य पशु कौन है, गैंडा है। ठीक है, काजीरंगा के सामने गैंडा होना चाहिए था, गिर के सामने शेर होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर शेर दिया गया है। इसके बाद सुंदरबन में आप देखेंगे बाघ ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य पशु है वहाँ के, पेरियार में कौन है, हाथी है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राजाजी नेशनल पार्क हाथी के लिए, पेरियार नेशनल पार्क हंगुल के लिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए कह रहा है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का कह रहा है कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी यानी कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए नहीं बल्कि यहाँ देखेंगे पशु बाघ और हाथी के लिए है। तो ये कथन हमारा गलत हो जाता है, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो बी होगा। बाकी के ऑप्शन आपके करेक्ट है। चलिए नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में, मनवन में, पेरियार आरक्षित वन में या शांत घाटी में पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में जो नीलगिरी की मेघ बकरियां हैं वो पाई जाती हैं और इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में ये पाई जाती हैं। यह दुर्लभ पर्वतीय बकरियां हैं। कौन सी? मेघ बकरियां जो है वो दुर्लभ पर्वतीय बकरियां हैं जिन्हें नीलगिरी तहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीलगिरी तहर। मेघ बकरियों को नीलगिरी तहर भी कहा जाता है। चलिए निम्नलिखित में से किस देश में, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए गए, इजराइल दिया गया है, भूटान दिया गया है, आइसलैंड दिया गया है और यहाँ पर गैवन दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि भूटान में। चलिए आगे देखिए। अब इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को के जैव मंडल निकाय की सूची में नहीं है? सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, कच्छकरण, नीलगिरी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कच्छकरण जो है वो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल घोषित है? नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क या गिरवन? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, यानी कि नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। और देखिए 1988 में इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में घोषित किया गया, शामिल किया गया था और वर्ष 2005 में इस सूची के तहत इसे फूलों की घाटी तक विस्तारित कर दिया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व, एडवर्ड स्वेस, इको सिस्टम, एपीटी कंडोल, इसके बाद इकोलॉजी, एटी टांसले, जैव विविधता, रीटर दिया गया है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एडवर्ड स्वेस ही है। ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेस ने किया था, ये चीज़ यहाँ पर कह रहा है बेसिकली। चलिए यहाँ पर जबकि ये क्या दे रहा है कि देखिए यहाँ पर ना एक्चुअली यहाँ पर नॉट की बात कर रहा है, सॉरी मैं माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पर नॉट नहीं होगा बल्कि सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना वो एडवर्ड स्वेस ही है। तो यहाँ पर नहीं बल्कि कौन सा सही सुमेलित है? तो ये ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है अगला प्रश्न हमारा?
देखिए यहाँ पर भी दो सूचियाँ दी गई हैं, उनमें से सही उत्तर चुना है नीलगिरी के आगे 2000, नंदा देवी 1989 में बता रहा है इनका स्थापना वर्ष होगा शायद ये, सुंदरवन इसके बाद कह रहा है 1988, कंचनजंगा 1986। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, और यहाँ पर नीचे आपको कूट दिए गए हैं, तो कूट से हमें इस प्रश्न का उत्तर चुनना है, यानी कि ऐसे समझना है इसको कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। देखिए कैसे, नीलगिरी यहाँ पर क्या है, नीलगिरी जैव मंडल स्थापना वर्ष क्या था, 1986 था। यहाँ पर ऑप्शन इसका मतलब 4 हो जाएगा, तभी तो ऑप्शन बी कह रहा है ना। इसके बाद आप देखेंगे जो हमारा सुंदरवन नंदा देवी जैव मंडल है 1988 में, ठीक है, क्या कब हुआ था, 1988 में इसकी स्थापना हुई। सुंदरवन देखेंगे 1989 में, और फिर लास्टली क्या अवस्था है, कंचनजंगा तो 2000 सन 2000 में इसको जो है वो स्थापना की गई थी इस स्थल की। चलिए आगे देखते हैं अब हम। यहाँ पर भी देखिए दो सूची दी गई, सूची 1 और सूची 2। यहाँ नोकरेक के आगे केरल लिखा हुआ है, मानस के आगे असम लिखा है, दिहांग दिवांग के आगे मेघालय, अगस्तमलाई अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, देखिए ऑप्शन बी। कैसे समझिए, जो नोकरेक है ये जैव मंडल रिजर्व दिए गए एक साइड आपको, और यहाँ पर आपकी उनकी अवस्थिति दी गई है। तो नोकरेक कहाँ पर है, मेघालय में है। देखिए इसको ऐसे समझना, नोकरेक कहाँ है, मेघालय में। इसके बाद मानस कहाँ पर है, असम में है। दिहांग दिवांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद अगस्तमलाई कहाँ पर है, ये आपका केरल में है। क्लियर हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मानस मेघालय। देखिए यहाँ पर आपको जो है वो इस तरह से दिए गए हैं चीज़ें, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको कैसे समझना होगा, यहाँ पर दो चीज़ें दी गई, एक तरफ आपको इसके जैव मंडल आकार दिए गए हैं और एक तरफ उनकी अवस्थिति यहाँ पर दी गई है। तो मानस के आगे यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेघालय होना चाहिए, मतलब ऐसे ऑप्शंस हैं, ठीक है, इस तरह से दिए गए। नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्तमलाई केरल दिया गया है। तो इस प्रश्न में पूछा कौन से सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए यानी कि मानस जो है वो इसमें क्या है कि यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि जो इसमें सही सुमेलित है, यानी कि मानस की अवस्थिति मेघालय नहीं है इसका मतलब। और अगर इसका मेघालय सही अवस्थिति नहीं है तो क्या होगी, तो आप देखेंगे कि मानस का जो है वो अवस्थिति क्या है, आपका देखेंगे असम है। अभी ऊपर पढ़ा था तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको असम कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। लेकिन ये इसका करेक्ट है, मेघालय नहीं होगा इसका अवस्थिति। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर फिर से दी गई हैं। एक तरफ आपको देखेंगे इसमें वही जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं, और दूसरी तरफ आपको इनके जो है वो राज्य दिए गए हैं। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें से जो कौन से सही है उनका उत्तर हमें चुनना है। तो इसमें से देखिए कि कौन कौन से सही है, जैसे देखते हैं हम। सही तो मतलब सारी ही है, एक्चुअली मैच द फॉलोइंग है बेसिकली ये। तो देखिए सिमलीपाल का जो राज्य है वो जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल है उसका राज्य क्या है, ओडिशा है, ठीक है। दिहांग दिवांग का अभी मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद आप देखते हैं नोकरेक का कहाँ पर है, नोकरेक का मेघालय है। इसके बाद देखेंगे कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है, ध्यान दीजिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से दिया है ऑप्शन डी, देखिए मिसिंग है थोड़ा सा, ये यहाँ पर देखिए छुपा हुआ है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रॉपर। डी क्या है, 4351 है, ठीक है। चलिए, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है, नोकरेक, अगस्तमलाई, दिहांग दिवांग, इसके बाद है आपका नंदा देवी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि नोकरेक। जो नोकरेक जैव भंडार जो है वो गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है, जबकि अगस्तमलाई पश्चिमी घाट पर और दिहांग दिवांग अरुणाचल में अपर सियांग पर, पश्चिमी सियांग और दिवांग घाटी में फैला हुआ है, तथा नंदा देवी उत्तराखंड में है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मन्नार की खाड़ी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों दिया गया कि आप देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक है जो यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका करेक्ट आंसर मन्नार की खाड़ी है। तो इसको समझिए कैसे, नीलगिरी है 5520 क्षेत्रफल किलोमीटर, नंदा देवी में 5860, सुंदरवन का 9630 है, ठीक है। तो इस आधार पे यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मन्नार की खाड़ी होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप देखेंगे कि इसमें इसी तरह से जो इसके क्षेत्रफल दिए गए हैं उसमें मन्नार की खाड़ी का 10,500 किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, मन्नार की खाड़ी का। चलिए देखिए अगला प्रश्न, भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अब हम, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सिमलीपाल असम, नोकरेक मेघालय, दिहांग दिवांग सिक्किम। देखिए कितनी बार इसमें रिपीट हुए क्वेश्चन, तो आप देखिए इस तरह से लगातार अगर वीडियोस को देखेंगे तो हो सकता है आप अधिकतर क्वेश्चन जो है वो अपने इससे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से ठीक कर सके, है ना। तो इसके लिए आपको निरंतर देखते
देखते रहना है, चीज़ों को समझते रहना है ताकि ऐसी चीज़ें गलत ना हो। यहाँ पर पूछ रहा है कि सही सुमेलित कौन से हैं, तो देख लीजिए भाई ऑप्शन बी यानी कि नोकरेक जो है वो सही सुमेलित है, इसके आगे मेघालय करेक्ट है, बाकी की गलत क्यों है। देखिए सिमलीपाल बताया था उड़ीसा राज्य में है ये अभ्यारण्य, नोकरेक आपका मेघालय में है, दिहांग दिवांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है, अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु में अवस्थित है। चलिए आगे देखिए, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बड़े रेयर देखने को मिलते हैं और यूपीपीसीएस में स्पेशली जो है यूपीपीसीएस में आपसे पूछा गया है, यूपी में, असम में, गुजरात में या राजस्थान में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी कि गुजरात में। तो जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है, ठीक है। और ये भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, देखेंगे जो ये स्थापना हुई थी इसकी, जो जंगली गधों का अभ्यारण्य है उसकी 1973 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। गैंडा के लिए, यहाँ पर काजीरंगा गैंडा के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए या शेर के लिए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए यानी कि गैंडा के लिए काजीरंगा जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है, इस एक तरफ उसके अभ्यारण्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके राज्य दिए गए हैं। यहाँ पर गर्म पानी आंध्र प्रदेश, नामदफा अरुणाचल, गर्म पानी हाँ आंध्र प्रदेश है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश है। वहीं पर आप देखेंगे इसमें पाखल क्या है, असम है, सरिस्का राजस्थान है। तो इस प्रश्न में पूछा है कि सही क्या होगा, तो सही जानने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से सही सुमेलित हैं यहाँ पर, या क्या करेक्शन है, क्या पूरी तरह से मैच द फॉलोइंग उनका एग्जैक्टली है। तो गर्म पानी का राज्य क्या है, असम है, ध्यान दीजिए। नामदफा का अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद पाखल का आप देखेंगे तेलंगाना है, तेलंगाना ऊपर आंध्र प्रदेश है। सरिस्का का कहाँ है, राजस्थान है राज्य। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए दिया है ऑप्शन डी, यहाँ पर मिसिंग है, ऑप्शन डी ये रहा, ठीक है। ऑप्शन डी के ऑप्शन ये कुछ इस तरीके से हैं। चलिए अगला क्या है हमारा, सूची 1 और सूची 2 दिए गए अभ्यारण्य दिए गए, एक तरफ उनके स्टेट्स दिए गए हैं, ताचीगाम जम्मू कश्मीर, केवलादेव राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश, पेरियार केरल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या आपका हो जाएगा, इसको ऐसे समझिएगा कि जो एक तरफ इसके अभ्यारण्य मतलब एक तरफ इनके सेंचुरीज दिए गए, एक तरफ उनके स्टेट्स दिए गए हैं। तो दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, अभी मैंने बताया है जम्मू एंड कश्मीर में है, केवलादेव आपका राजस्थान में है, ये भी करेक्ट है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। पेरियार कहाँ है, केरल में है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन इस तरह से सीरीज में है, ऑप्शन बी यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि नेपाल में है। देखिए शुक्ला फांटा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है नेपाल के तराई में, ठीक है, कंचनपुर जिले में 305 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह क्षेत्र वर्ष 1969 तक शिकार क्षेत्र के रूप में प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन 1976 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में मान्यता दे दी गई थी। क्लियर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई, 29 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, भाई देखिए बताना पड़ेगा आपको भी, थोड़ा सा हमारा सहयोग देना पड़ेगा ना। तो इसमें पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 29 जुलाई को मनाया जाता है। वन्य प्राणी बाघ की स्थिति के बारे में जागरूकता को और फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और पर ईयर 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया था। क्लियर है। चलिए अब तो आप इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर जो 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी जिसका उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना था। क्लियर है। चलिए सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है बाघ की आदतों का अध्ययन करना, विभिन्न प्रजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना या भारतीय बाघ को समाप्त करना। और डी क्या है, नन ऑफ दी अबव है ना। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाघ परियोजना के उद्देश्य से, ऑप्शन सी यानी कि बाघ भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बचाना है, यही इसका उद्देश्य है। अभी मैंने ऊपर बताया आपको। और ये उद्देश्य कब से शुरू किया गया था, 1973 में बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था जिसका उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना था। चलिए देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था, देखिए अभी बताया मैंने ऑप्शन बी यानी कि 1973 में। कितनी बार देखिए रिवीजन होता जा रहा है ना भारत में। फिर देखिए बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी, 1973 में शुरू की गई थी। वही तो है ना भाई, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। अगला प्रश्न क्या है, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। क्लियर है। चलिए भारत में निम्न टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है, मेलाघाट, बुक्सा, दम्पा, भद्रा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर देखिए क्या होगा,
ऑप्शन सी यानी कि दंपा होगा। ठीक है, जो दंपा टाइगर रिजर्व है ना, वो दंपा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, मेलाघाट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, और भद्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक में है। क्लियर हो गया है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, एक तरफ आपको बाघ आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके राज्य दिए गए हैं, मतलब ठीक है। अब बुक्सा के आगे बिहार लिखा है, दंपा के आगे यहाँ पर मिजोरम, नमेरी के आगे असम लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए चौथा जो डी होगा वो है आपका नामदफा। देखिए नामदफा है, उसके आगे यहाँ पर क्या लिखा है आपका, अरुणाचल प्रदेश। इसको एपी लिख दूँ, समझ जाएंगे? नहीं, आप कहीं आंध्र प्रदेश ना समझ लें, इसको देख लिए अरुणाचल प्रदेश लिख देती हूँ, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। अब इसमें पूछ रहा है कौन है जो सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही सुमेलित नहीं, क्योंकि बुक्सा जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो बिहार में नहीं है, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल राज्य में है, जबकि बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट दिए गए हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है, कान्हा, मानस, पेंच या सरिस्का? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि पेंच में। ठीक है। अब देखिए पेंच जो बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार है वो एमपी में 90% और महाराष्ट्र में 10% है, जबकि कान्हा जो नेशनल पार्क था ना आपका, कान्हा का मध्य प्रदेश, मानस का असम और सरिस्का का राजस्थान में ही विस्तार है। चलिए आगे देखिए, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर आपका मध्य प्रदेश है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान में है। ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व आप देखेंगे ना तो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और 1955 में, ध्यान दीजिए 1955 में वन्यजीव अभयारण्य, जबकि 1978 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। चलिए अब यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं। सूची 1 मतलब बाघ रिजर्व दिए गए हैं, दूसरी तरफ इसके स्टेट्स दिए गए हैं। तो बांदीपुर के आगे पश्चिम बंगाल, मेलाघाट के आगे कर्नाटक, बुक्सा के आगे अरुणाचल प्रदेश और पाखुई के आगे, पाखुई मतलब यहाँ पर क्या है, पक्के बोला गया है बेसिकली इसको, इसके आगे क्या लिखा है, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए इस तरह से समझना होगा। बांदीपुर जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है उसका राज्य क्या है, करेक्ट, बांदीपुर में। ये कहाँ पर है, इसका कर्नाटक में है। ठीक है। इसके बाद आप मेलाघाट देखेंगे वो महाराष्ट्र में है। इसके बाद आप बुक्सा देखेंगे तो बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद पाखुई देखेंगे यानी कि पक्के, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत में हाथी परियोजना शुरुआत की गई थी, कब शुरुआत की गई थी बताइए ज़रा जल्दी से। 1992 में की गई थी, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हाथी परियोजना पूछा गया है, टाइगर परियोजना नहीं पूछा गया है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कभी कभी, एक साथ अगर पूछ ले जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। चलिए 5 मौसमों का बाग स्थित है, डल झील के समीप, फिर कह रहा है महरौली के समीप, शांत घाटी के समीप या ऊटी के समीप? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि महरौली के समीप। 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है। इस बाग को फरवरी 2003 में 20 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया था। ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उद्यान अपना जल प्राप्त करता है अलकनंदा नदी से, रामगंगा नदी से, धौलीगंगा नदी से या शारदा नदी से? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि रामगंगा नदी से। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क अपना कहाँ से जल प्राप्त करता है, रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है जम्मू कश्मीर, केरल, इसके बाद सिक्किम या फिर तमिलनाडु में? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया, यानी कि केरल में है ये चिनार वन्यजीव विहार के कहाँ पर है, केरल राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, ये कारीकीली में अवस्थित है। तमिलनाडु का जो पक्षी विहार है वो वेदांग, थंगल और कारीकीली में अवस्थित है और कारीकीली चेन्नई से 86 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा आज का, यहाँ पर कि विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है, कहाँ पर स्थित है सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान हमारा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन ए यानी कि क्यू इंग्लैंड में है। आप देखेंगे कि इंग्लैंड के जो क्यू स्थित रॉयल बांटेनिक गार्डन की स्थापना 1759 में हुई थी। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसमें पौधों की 40,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। क्लियर हुआ। देखिए क्या है अगला प्रश्न कि सबके लिए सतत ऊर्जा दशक सस्टेनेबल एनर्जी टिकट फॉर ऑल इनिशिएटिव इज संयुक्त राष्ट्र संघ का है, ये भारत की है या जर्मनी की या विश्व बैंक की? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि सबके लिए सतत ऊर्जा दशक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा लाया गया था। ये नवीकरणीय ऊर्जा का वह रूप है जो ना तो प्रदूषण कारक है, ना ही इसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वैश्विक स्तर पर स्वीकृत जो SDGs है 17 सतत विकास लक्ष्यों में 7वें लक्ष्य के रूप में 2030 तक वैश्विक ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने
सस्ती और विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं का सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला, खनिज तेल, गैस, जल विद्युत या परमाणु ऊर्जा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जल विद्युत है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा की अपेक्षा जल विद्युत धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है यहाँ पर? ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि सौर ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा क्या है, सोलर जो एनर्जी है वो जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है क्योंकि सूर्य से मिलने वाला प्रकाश और ऊष्मा पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए ज़रूरी होता है। और सौर ऊर्जा जहां पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है तो अन्य सभी के लिए भी उपयोगी होती है। ये वैकल्पिक ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत है। फोटोवोल्टोइक जो तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्लियर हो गया है? आइए चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि सौर सेल है ना, वही चीज़ मैंने आपको बताया। सौर सेल यानी सौर बैटरी या सौर सेल फोटोवोल्टोइक प्रभाव के द्वारा सूर्य प्रकाश का किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। क्लियर हो गया है? चलिए निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन या सौर सेल? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बताइए? ऑब्वियस है, सौर सेल हो जाएगा यहाँ पर, है ना। चलिए आगे क्या है? निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो कौन सा नहीं करता है? सौर ऊर्जा। भाई सौर ऊर्जा तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है ना, तो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहा है, जो नहीं करता वो सौर ऊर्जा है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो सौर शक्ति, जैव पुंज शक्ति या फिर जल विद्युत शक्ति अवशिष्ट से अर्जित। इसका मतलब है कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए सौर शक्ति करेक्ट होगा। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर शक्ति सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उत्तर पूर्व राज्यों में एक सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए स्थापना लागत पर 70% सब्सिडी प्रदान करता है। राष्ट्रीय सौर मिशन इसके विकास में लगा हुआ है। इसको क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरह के स्टेटमेंट पूछे गए हैं हमेशा। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। और अपनी जितने भी पार्ट आ चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है, इससे पहले 2 पार्ट और आ चुके हैं, उनको अच्छे से देखिए, समझिए। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उनको और अच्छे से समझिए, इसके नोट्स बनाइए और इसी तरह से निरंतर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।